विश्वास हो गया कि नहीं, ये यही एक सही पार्टी है जिसके हाथ में उत्तर प्रदेश का भविष्य दिया जा सकता है। तो अगर ऐसा जनता ने निर्णय ले लिया है, 6 तारीख को साबित हो जाएगा, तो जरूर हम मुस्कुराएंगे और आपको भी मुस्कुराते हुए रखेंगे। ठीक है, आप अपनी पुरानी बातों से सबक सीखेंगे। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का, उसके बाद मैं वापस आऊंगा जनता के कुछ और सवालों को लेकर। आप लगातार देख रहे हैं कि आज जो एग्जिट पोल की तस्वीर है इन चुनाव में, उसके हिसाब से आंकड़े किसके तरफ जा रहे हैं और सियासी पलड़ा किसकी तरफ भारी हो रहा है। लेकिन मैं बार बार ये बात बोलूंगा कि 6 तारीख को फिर भी नतीजों का हम सबको इंतजार करना है। मैं वापस आता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त मुकाबला, जनता के प्रश्नों की कोई कमी नहीं है। ये जनता के सवाल बाद में भी होंगे, जब नई सरकार बन जाएगी तब भी होना चाहिए। जनता के पास सवालों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, इधर से। हाँ, आपका प्रश्न किनसे सर? मेरा सवाल है पंकज जी से। हाँ, लेकिन सर जब यूपी में जो है इलेक्शन होता है। हाँ, माइक अपने करीब रखिए। जी सर। हाँ। जब यूपी में इलेक्शन इनके इसमें होता है, तो इनके खासकर बड़े बड़े नेताओं में ज्यादातर मैंने जो है भाषण स्पीच देते हुए सुना है, जैसे जातिवाद, धर्म का मुद्दा ये उठाते हैं इनके पार्टी। ऐसा क्यों? अदर पार्टी से ज्यादातर मैंने देखा है, मैक्सिमम पार्टी इतने नहीं उठाते, लेकिन ज्यादातर जो इनके अभी भी उसी कार्ड पर पॉलिटिक्स। जी, अभी भी आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? आप एक युवा चेहरा है, लोग कहते हैं कि अभी भी वो 90s का हैंगओवर है। नहीं, वो हैंगओवर नहीं है। हाँ। और मैं ये कह सकता हूं कि इस बार अगर आप देखेंगे पिछले 2 महीने से, तो सबसे पहले ये आरक्षण देने का, धर्म के नाम पर आरक्षण देने का मुद्दा भाजपा ने नहीं उठाया था, वो कांग्रेस ने उठाया था। और उसको 4.5% और 9% कांग्रेस ने बोलने का काम किया था। तो समाजवादी पार्टी उससे एक कदम आगे गई और उन्होंने कहा कि हम इसको 18% कर देंगे। और यही नहीं बल्कि उनके गडकरी जी ने कहा कि हम पावर में आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे। सवाल वो उन्होंने पूछा है, भाजपा जब चुनाव आता है या राम मंदिर, ये बात आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं पंकज जी। अयोध्या और भगवान राम, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर हम लोग जो खड़े हुए हैं, सबके आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ वो नाम है। वो कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। और हम सब लोग ये कहते हैं केवल चुनाव क्यों याद आता है? बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा रहा है पंकज जी, वो बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा रहा है। मैं चाहूंगा कुछ और सवाल है ना? हाँ, चुनाव का ही मुद्दा रहता है। सर, मेरा सवाल अंबिका जी से है, जगदम्बिका जी से, कि सर आप कहते हैं कि राहुल गांधी की तरफ देश का युवा देख रहा था, पर क्या देश का युवा सर अन्ना हजारे की तरफ नहीं देख रहा था? और देश का युवा ये नहीं देख रहा था कि धर्म के नाम पर वोट मांगे जा रहे थे? देखिए, इसमें मैं एक बात करूं। आपने कहा कि देश का युवा राहुल गांधी की तरफ देख रहा था। मैं इसको करेक्ट कर दूं, राहुल गांधी देश के युवाओं को देख रहे हैं और उन्होंने अपना कमिटमेंट, एक प्रतिबद्धता को उन्होंने स्पष्ट कर दिया और अपनी भूमिका को भी रेखांकित कर दिया है कि आज इस देश में उन्होंने लगातार अपनी बातों को कहा कि मुझे बहुत चिंता होती है कि जब कोई नौजवान लेह में काम करता हुआ मिलता है, पंजाब के खेत में काम करता मिलता, सूरत या मुंबई में मिलता है, तो हमें चिंता होती है उसको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा उसके स्टेट में। तो आज वो देश के करोड़ों युवाओं की स्थिति में उनके हाथों को रोजगार देने की, उनके भविष्य को संवारने की तरफ आज राहुल देख रहे हैं और उसको उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई कि सत्ता मिले न मिले, हमारा लक्ष्य यह है कि जब तक देश के करोड़ों युवाओं को हम रोजगार नहीं दे लेते तब तक राहुल गांधी बैठने वाले नहीं। लेकिन लोग उनकी बातों से कन्विंस नहीं हो रहे ना। प्रॉब्लम विज्ञान कैसे कहोगे? यह विज्ञान कैसे कहोगे जब तक परिणाम नहीं आएगा? ठीक है, मैं परिणाम के दिन भी हम इस पर चर्चा करेंगे। है पंकज जी से। हाँ। पंकज जी, मैं ये ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी किसी की नहीं आने वाली है, जैसा कि अभी बताया इन्होंने अभिज्ञान जी ने। तो दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि आपको गठबंधन से परहेज क्यों है, और अगर परहेज नहीं है तो आगे क्या करने वाले उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए? अच्छा सवाल है, बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका। और उत्तर प्रदेश की जनता जिस प्रकार का अपना मैंडेट देगी, भारतीय जनता पार्टी वहां पर विधानसभा में उस तरीके से बैठने के लिए तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्पष्ट कर दिया, हम लोगों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई कहता है रिमोट से चलेगी, कोई कहता है कैसे चलेगी, कोई कहता है कि जब मायावती के साथ बीजेपी का लालजी टंडन जी जाएंगे राखी बंधवा करके, और जो 3 बार फिर से सत्ता बनाई थी वही फिर सत्ता बना के चले आएंगे। मायावती जी के साथ मौका ही नहीं आएगा। उसमें पंकज की कोई किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी का।
नहीं, ये आम जनता ये चाहती है आपका इस बात व्यू है कि पार्टी की एग्जिट लाइन है? जी। नहीं, आपका व्यू है एक मिनट जगदीप भाई, कुछ सवाल लेना चाहूंगा। हाँ आपका सवाल किनसे मेरा है सपा रिप्रेजेंटेटिव से। हाँ राजीव जी से। हाँ इस बार जो आपकी सरकार अगर आएगी तो क्या मतलब क्या नया करेंगे आप लोग, क्या अच्छा करेंगे मतलब यूपी के लिए जो पिछली बार की सरकारों से बहुत अच्छा होगा? मतलब आप बदलेंगे क्या? जी, क्या बदलेंगे? एक एजेंडे में अगर आप बड़ा बदलाव आपका, अगर आप यूपी में एक बड़ा बदलाव चाहते हैं तो वो क्या होगा आपके हिसाब से? अगर आप देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है, देखिए ये 2 सवाल और इससे जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा जो एजेंडा है, सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है वो विकास है, और विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक भ्रष्टाचार और दूर ना हो और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ना हो। तो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए, तीनों हमारी प्रायोरिटी है। ठीक है, तीनों। एक आखिरी सवाल बस, नहीं बिल्कुल वक्त नहीं। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन सर आपसे है। आपको बिल्कुल आखिरी समय पे यूपी का जनरल सेक्रेटरी चुना गया और कुछ बड़े नेताओं ने रिजाइन करने के लिए बोला, तो आपको नहीं लगता सर कि आपकी वजह से कुछ सीटें नुकसान हुई है बीजेपी को? हाँ आपकी वजह से पंकज जी, कि आपका ही विरोध हो रहा था, बल्कि आपके ऊपर तो युवा वो भी आरोप लगा कि जब वो राहुल गांधी वाला परिवारवाद होता है वो आरोप ट्रांसलेट आपके ऊपर। देखिए मैं इस बात को मैं ये क्लियर कर दूं कि हम सब लोगों के यहाँ ये तय है कि स्कूल से निकालकर संसद में बिठाने की प्रक्रिया नहीं है। मैं पिछले 10 साल से, और इसको कह सकता हूं कि 1 दशक से, मैं भारतीय जनता पार्टी के वर्कर के रूप में काम कर रहा हूं। मैं आज भी चुनाव में टिकट मिलने के बाद, टिकट होने के बाद भी मैं ये अकेला कार्यकर्ता ऐसा हो सकता हूं जिसने कहा कि मैं वर्कर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा, और फिर कभी पार्टी जिम्मेदारी देगी तो करूंगा। तो और आज उसके बाद पार्टी ने यह तय किया है, और कहीं पर भी कोई नहीं, सब आपका विरोध हुआ, आप अपना उत्तर नहीं दे रहे हैं, आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। सभी लोग, जो लोग भी थे, वो सब लोग साथ में मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, सत्ता में लाने के लिए संकल्प लेकर काम किए, और उनका जो परिश्रम था वो आने वाले 6 तारीख को दिखाई देगा। ठीक है, वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का, और इन आंकड़ों के हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये एवरेज वर्कआउट हुआ है। आखिर में हम लोग हर बार मुकाबला के आखिर में पूछते हैं समाधान सॉल्यूशन। आज समाधान सॉल्यूशन पूछने का दिन नहीं है। यहां पर जितने लोग मौजूद हैं मैं इनसे पूछूंगा कि इनके आंकड़े क्या है इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में। एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी तो मैं आऊंगा सर, मैं यहाँ पर एक सवाल जल्दी से लेना चाहूंगा, बहुत देर से आप पूछना चाह रहे हैं। आपका सवाल किन से है? राजीव जी से। जी से है। हाँ। मैं एक मैनेजमेंट स्टूडेंट हूँ, तो मेरा सवाल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में है। जैसा कि बीएसपी ने मिस मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज किया, इतने हाथी, हजारों हाथी बनवा दिए जो करोड़ों रुपए दुनिया के मतलब अपने देश के खराब किए, उसके बारे में आप अपने रिसोर्सेज कैसे यूज करेंगे? और दूसरा सवाल है, क्या आप भी यूपी को 4 भाग में डिवाइड करना चाहते हो? गुड पॉइंट, जल्दी से रिस्पॉन्ड करें सर। जो आपका सवाल है पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का दर्द है, उसमें हमारे नेता ने भी बड़े साफ कर दिया है। उत्तर प्रदेश में जो मूर्तियां और हाथियां जो बनी है, जो बने हैं, हम उसको छुएंगे नहीं, क्योंकि उसमें आपका टैक्स का पैसा है। खाली जमीन में हम आपके लिए अस्पताल और विद्यालय बनाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां देखे कि एक सरकार थी जो आपके पैसे का जो मूर्तियां बनवाई, और दूसरी सरकार थी जो आपके लिए अस्पताल और विद्यालय खोली। ठीक है राजीव, दूसरा पॉइंट बहुत जल्दी से। और हमारा बहुत बिल्कुल साफ है, हम छोटे छोटे राज्यों के पक्षधर नहीं है, क्योंकि हमारा मानना है कि छोटे छोटे राज्य अगर विकास की गारंटी होते तो नॉर्थ ईस्ट का सबसे विकसित प्रांत होता। उत्तर प्रदेश का विभाजन कभी नहीं होगा। उत्तर प्रदेश का विभाजन कभी नहीं होगा। अब असली बात पर हम आते हैं। असली वक्त है बहुत कम। मैं शुरू करूंगा राजीव जी से। आंकड़े, नंबर। समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव खत्म हो गया है, प्रचार की कोई आवश्यकता नहीं है। ईमानदारी के आंकड़े राजीव जी। ईमानदारी के मैं पहले दिन से आपसे बोल रहा हूं, अभी भी 200 से 220। 200 से 220। पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए सब लोग गेन करेंगे, और मुझे लगता है कि हम सब लोग मेजोरिटी के आसपास कहीं पहुंचना चाहिए। मेजोरिटी के आसपास आप आंकड़े नहीं देना चाहते? नंबर नहीं देना? मैं बिल्कुल आंकड़े नहीं देना चाहता, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हम लोग मेजोरिटी के आसपास हम लोग कहीं पर होंगे और गेन करेंगे काफी। आनंद जी। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो अभी तक का रहा है 7 चरण में 160 से 175 के आसपास। बहुजन समाज पार्टी बहुत नीचे जाए तो 100 के लगभग, वरना 125। कांग्रेस का जैसा माहौल बनाया इन्होंने, वो उठेंगे और दुगना हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, यानी अर्धशतक। और भारतीय जनता पार्टी फिर जो बचता है उसके हिस्से का। छोटी पार्टियां सचमुच इस बार बहुत मायूस होकर घर लौटेंगी। छोटी पार्टियां मायूस होकर घर लौटेंगे। जगदम्बिका जी। देखिए, आज एग्जिट पोल में या जैसा आनंद जी,
देखिए, मैं बूस्ट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं कह के जा रहा हूं जिसको सभी लोग देख रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश के राजनीति के इस चुनाव परिणाम आने के बाद उत्तर प्रदेश के भविष्य की राजनीति का केंद्र बिंदु कांग्रेस पार्टी बनेगी। उत्तर प्रदेश की भविष्य की राजनीति का केंद्र बिंदु कांग्रेस पार्टी बनेगी। का केंद्र बिंदु कांग्रेस पार्टी बनेगी। कितने नंबर्स कांग्रेस पार्टी के लिए? वो उस संख्या को हम कोई अभी नहीं, कांग्रेस पार्टी के नंबर्स देने का बीजेपी और कांग्रेस नंबर्स नहीं अनाउंस करना चाहती कि कितनी? अच्छा, तो नंबर तो कल हमने अनाउंस कर दिया। हमारे जनरल सेक्रेटरी ने चुनाव के आखिर में आगे हमारे महासचिव ने खत्म हो चुके, महासचिव ने सबकी मेजोरिटी आ रही थी। महासचिव ने 125 सीटें कल कह दी, जबकि आज एक चरण बाकी था। कल ही उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की 125 सीटें आएंगी। दिग्विजय सिंह जी ने कहा था। तो कांग्रेस के यूथ लीडर ने पहले ही बार-बार ये कहा है कि हम सब लोग सत्ता के लिए इस बार राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो नंबर वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए इस बार मुझे लगता है वोट परसेंटेज। आप लोग सत्ता के लिए पॉलिटिक्स, हम सब लोग तो पहले से कहते हैं नहीं, ये 203 पाएंगे, राजनीति नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, लेकिन ये कांग्रेस सत्ता में लंबे समय तक रही है, वो निश्चित रूप से जानती है देख रहा है इसके बाद बलि का बकरा में कितने लोग बनते हैं। ठीक है, इसलिए कहीं पर भी उन्होंने सत्ता में आने की बात कहीं पर नहीं कही, क्योंकि उनको पता है कि वो नहीं आ रही। इस शो के आखिर में जो बात मैं कहता आया हूं और लिखता आ रहा हूं उसी को सिर्फ दोहराना चाहूंगा कि नतीजों की तस्वीर जो कि 6 मार्च को आप सबके हम सबके सामने आएगी। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश जैसा महत्वपूर्ण प्रदेश, इसमें पॉलिटिकल चेंज, सियासी तौर पर जो भी पार्टी जीत कर आती है या जो भी कॉम्बिनेशन आखिरकार सरकार बनाता है, प्रदेश की तस्वीर में कितना बदलाव होता है, वो शायद सबसे बड़ा मैसेज होगा इस उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस में। फिलहाल मेरी ओर से नमस्कार।